निर्मला का पति मजदूरी पर जाता तो वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद साथ वाले बंगले में काम करने चली जाती ताकि दोनों पति पत्नी मिलकर घर चला सकें। एक दिन निर्मला का देवर उसे बुरी तरह से मार रहा था और जब उसका पति घर आया उसने भाई से अपनी पत्नी को छुड़वाया तो भाई बोला, इसे घर में बांध कर रखो, ये बंगले में जाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। तो उसके पति ने भी उसे बहुत मारा और अगले दिन जब उठा तो निर्मला घर पर नहीं थी। उसका पति बंगले पर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि सामने, निर्मला मेरा टिफ़िन तैयार कर दो, मैं मज़दूरी पर जा रहा हूँ, शाम तक ही वापस आऊँगा। अच्छा है कि एक घर के काम का ठेका मिल गया है, इसलिए अब रोज़ाना मैं शाम को देर से वापस आया करूँगा। मालिक कह रहा था कि पैसे भी अच्छे देगा। निर्मला ने जल्दी से 2 रोटियां बनाई और उसके साथ रात की बनी हुई सब्जी रखी और पैक करके छोटा सा टिफ़िन अशोक को पकड़ा दिया। बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार थे। जाने से पहले अशोक कहने लगा कि इस बार तो मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। मेरे विचार से अब तुझे बंगले में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों तू अपने आप को थका रही है? निर्मला कहने लगी, हम मिलकर कमाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो बड़े होकर अफसर बनेंगे और फिर तुम्हारी और मेरी सेवा भी करेंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे। आजकल के समय में एक आदमी की कमाई से कहाँ घर चलता है। आज तुम्हारा काम अच्छा है, अच्छे पैसे लेकर आओगे, लेकिन कल तुम्हें नया ठेका नहीं मिला तो फिर ये पैसे हमारे काम आएंगे। देखो मेरी लगी बंधी कमाई है और बंगले की मालकिन तो ज़्यादा काम भी नहीं करवाती, बस उनके बच्चों को ही संभालना होता है। मैं उनके जुड़वा बच्चों को संभालती हूँ, बाकी हर काम के लिए दूसरे नौकर हैं। मुझे पता भी नहीं चलता कि समय कैसे गुजर जाता है और इतने से काम के मुझे अच्छे रुपए मिलते हैं। अशोक बड़ी प्यार भरी नज़रों से अपनी पत्नी को देख रहा था जो इस कठिन समय में भी उसके साथ खड़ी थी। रात को अशोक 8-9 बजे तक वापस आया था। पूरा दिन थका हुआ था। देखा तो बच्चे खाना खाकर पढ़ाई कर रहे थे। निर्मला चारपाइयों पर बिस्तर बिछाकर बच्चों से कह रही थी कि चलो सो जाओ, सुबह तुम लोगों को स्कूल है। आंखों में काले रंग का काजल, होठों पर लिपस्टिक देखकर तो जैसे अशोक की सारी थकान दूर हो गई थी। कहने लगा, आज तुम बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। कहने लगी, हाँ पता है, मालकिन जी ने मुझे नए कपड़े दिए हैं और साथ में लिपस्टिक भी दी है और काजल भी। मैंने सोचा चलो थोड़ा लगा ही लेती हूँ। अशोक खुश हो गया। अपना मुंह हाथ धोकर आया तो निर्मला गरम गरम खाना लगा चुकी थी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। कहने लगी, सच सच बताओ अशोक, क्या मैं अभी भी तुम्हें अच्छी लगती हूँ? ये कहकर वो मुस्कुराई थी। अशोक कहने लगा, हाँ तुम तो हमेशा से मुझे बड़ी प्यारी लगती हो। कहने लगी, वो तो सब ठीक है, तुम्हें पता है मालकिन जी क्या कहती हैं? कहती हैं कि मैं तो समझी थी तेरी शादी हुई ही नहीं है। अशोक हंसने लगा। कहने लगा, हाँ लगता तो ऐसा ही है, मगर मैं ज़रूर 3 बच्चों का बाप लगने लगा हूँ। खिला खिला के तुमने मुझे मोटा कर दिया है। वो खिलखिला के हंसी थी। कहने लगी, तुम मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो। अशोक ने मुस्कुराकर उसे देखा था। कहने लगा, कल तुम्हारे लिए कांच की चूड़ियाँ लेकर आऊँगा, जब वो तुम्हारे हाथ में खनकती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों ही आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगले दिन जब अशोक निर्मला के लिए कांच की चूड़ियाँ लेकर आया तो देखा कि उसने काफ़ी महंगा ड्रेस पहन रखा है। कहने लगा, ये कपड़े कहाँ से आए? वो हंसने लगी। कहने लगी, मालकिन जी ने दिया है। कह रही थी कि मैं बस नए कपड़े 3-4 बार ही पहनती हूँ, फिर अपने नौकरों को दे देती हूँ। मुझे ये पसंद आ गया, फिर मैंने सोचा ये रंग भी मेरे पति को पसंद है, इसलिए मैंने ले लिया। वो कहने लगा कि तुम्हारी मालकिन जी का दिल तो बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत कुछ देती रहती हैं। कहने लगी, हाँ वो हम सब नौकरों को बहुत ख्याल रखती हैं। कांच की चूड़ियाँ निर्मला अशोक के हाथ से लेकर अपनी कलाई में पहन ली। फिर उसी से पूछने लगी, बताओ कैसी लग रही है? वो कहने लगा, बहुत अच्छी लग रही है और तुम पर तो सब कुछ जचता है, जो मर्जी पहन लो। फिर कहने लगा, आज बहुत थक गया हूँ, कंधों में बहुत दर्द है, ईंटें उठा उठा कर कमर और कंधों में दर्द हो जाता है। वो कहने लगी, बहुत मिट्टी भी लगी हुई है, जाओ नहाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे ये कपड़े अभी धो देती हूँ। जैसे ही अशोक नहाकर बाहर आया, अपने आप को कुछ तरोताज़ा महसूस कर रहा था। बच्चे सो चुके थे। दोनों बच्चों के माथे पर प्यार किया। तब तक गरम गरम खाना निर्मला लगा चुकी थी। खाना खाने के बाद उठने लगी तो अशोक ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहने लगा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, तुम्हारे कपड़े तो धो दूँ, सुबह क्या पहनोगे? कहने लगा, कुछ देर बैठकर बातें करते हैं, जब से बच्चे हुए हैं जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमें तो एक दूसरे के साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिलता, बस दिन रात मेहनत ही लगी रहती है। वो कहने लगी, अच्छा पहले तुम्हारे कपड़े धो दूँ फिर बात करेंगे।
जल्दी से निर्मला ने अशोक के कपड़े धोए, रस्सी पर फैलाए और फिर उसके कंधे दबाने लगी। वो कहने लगा, ये क्या कर रही हो? तुम भी तो दिन भर की थकी हुई आती हो। कहने लगी, नहीं मैं इतनी थकी हुई नहीं हूँ, कोई बात नहीं। अशोक उसे बड़े प्यार से देखता था, कहता था, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसी पत्नी मिली है, मेरी तो किस्मत ही जाग उठी है। सुबह सुबह जब बच्चे अपने स्कूल चले गए और अशोक भी मजदूरी पर जाने लगा तो उसका छोटा भाई घर आ गया। बार बार निर्मला को देख रहा था। उसके हाथ में पहनी चूड़ियां देखकर उसके देवर विनोद के माथे पर बल पड़े। उस समय अशोक पराठा खा रहा था। कहने लगा, एक कप चाय विनोद के लिए भी बना दो। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे बस तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अशोक कहने लगा, हाँ बोलो, क्या कहना है? कहने लगा कि देखो भाई, तो हमारे परिवार की औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती। अरे मेरी पत्नी शालिनी अगर दरवाजे के पास भी खड़ी नजर आ जाए तो मैं उसकी टांगे तोड़कर रख दूं, इतना डरती है वो मुझसे। और एक तुम हो कि ये तुमने अपनी पत्नी को बहुत छूट दे रखी है, मुंह उठाए घूमती फिरती रहती है। ये सुनकर अशोक के माथे पर बल पड़े। कहने लगा, तमीज से बात करो, निर्मला तुम्हारी भाभी है और ये हम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? वो कहने लगा, जब ये मुंह काला करवा कर आएगी तो सब हम पर थू थू करेंगे, तुम्हारे अकेले की बात नहीं है। अरे होशियारी से काम लो, घर की औरत को चार दीवारी के अंदर रखो ताकि औकात में रहना सीखे। किचन में चाय बनाती निर्मला ने जब विनोद के मुंह से ये सब सुना तो बाहर आ गई। कहने लगी, विनोद भाई आप कौन होते हैं मेरे बारे में इस तरह की बात करने वाले? जब मेरे पति को मेरे काम करने पर आपत्ति नहीं तो आपको भी कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने घर में रहें और हमें हमारे घर में सुकून से रहने दें। पता नहीं आपके इस दिमाग में हर समय कोई ना कोई उल्टी सीधी बात ही चला करती है। वो कहने लगा, ए चुप कर, मैं यहाँ पर अपने भाई से बात करने आया हूँ। विनोद बहुत ही बदतमीज था, उसे किसी का भी लिहाज नहीं था। अशोक कहने लगा, अब तो कर ली बात, चलो उठो और अपने घर जाओ, और ख़बरदार जो दोबारा तुमने मेरी पत्नी के बारे में कोई गलत बात कही मैं तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगा। विनोद कहने लगा, मैं बिरादरी के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करूंगा, सबके सामने बात होगी और जो बड़े बूढ़े कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। अपनी आवारा औरत को संभाल कर रखो। वो ये कहकर उठकर चला गया। निर्मला कहने लगी, सुन रहे हो अपने भाई की बातें? वो तो अपनी पत्नी के साथ भी जानवरों वाला व्यवहार करता है, मारता पीटता है। पत्नी पर हाथ उठाने में भी इसे शर्म नहीं आती और चला मुझ पर आरोप लगाने। अरे मुझे पता है हम दोनों के बीच का प्यार देखकर ये हमसे जलता है। अशोक कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं हूँ, मैं सबको जवाब दे दूंगा, तुम बस खुश रहा करो। अशोक की बात सुनकर निर्मला मुस्कुराने लगी। कहने लगी, मुझे तो इस बात पर गर्व है कि मेरे पति तुम हो और तुम्हारी सोच तुम्हारी बिरादरी वालों की तरह छोटी सोच रखने वाले मर्दों जैसी नहीं है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। अशोक अपने काम पर चला गया था और निर्मला अपने काम पर। आज जब वो घर आया तो बच्चों के लिए बाजार से ही खाना लेकर आया था। सब ने मिलकर ढाबे का खाना खुशी खुशी खाया था और उसके बाद बच्चे सो गए तो अशोक कहने लगा कि मुझे आज मेरे मालिक ने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, इसलिए मैं ढाबे से खाना ले आया। चलो आओ, आज तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर चलता हूँ। वो कहने लगी, नहीं नहीं, अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल गए हैं तो उन्हें जमा करो, हमारे काम आएंगे। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, आइसक्रीम कौन सी महंगी आएगी। अपनी साइकिल पर ही अब उसने निर्मला को बिठाया और आइसक्रीम खाने के लिए चले गए। दुकान के बाहर बैठे हंस रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, जब कुछ आवारा लड़के उनके पास से गुजरते हुए मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, किस्मत भी क्या चीज़ होती है, हूर के बगल में लंगूर वाली बात है, पत्नी इतनी सुंदर और आदमी को देखो ढोल लग रहा है, ढोल। ये सुनकर अशोक को बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगा, ये बदतमीज, रुक तुझे अभी बताता हूँ। तीनों लड़के उन पर हंसते हुए भाग गए। निर्मला ने अशोक का हाथ पकड़ा। कहने लगी, जो बोलते हैं बोलने दो, लोग तो होते ही बदतमीज। लेकिन अशोक का दिल जैसे बुझ सा गया था। घर आकर वो एक नज़र निर्मला को देखने लगा, जो दुबली पतली थी, सुंदर भी बहुत थी, और फिर खुद को देखने लगा। पेट निकला हुआ था, कहीं से भी वो उसके साथ खड़ा जचता नहीं था, सच में ढोल लगता था। अशोक का काम पूरा हो चुका था और उसे पैसे भी अच्छे खासे मिले थे। तभी उसके चाचा ने उससे कहा कि वो उनसे मिलने उनके घर पर आए। अशोक अपने चाचा से मिलने गया तो वहाँ पर विनोद पहले से बैठा था और साथ में बिरादरी के बड़े बूढ़े भी थे। अशोक के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन वो अपने चाचा की बहुत इज्जत करता था। चाचा कहने लगे, तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, तुमसे किसने कहा है कि घर की औरत को बाहर निकालो। वो कहने लगा कि मेरे हालात बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इसलिए मेरी पत्नी ने एक बंगले में नौकरी कर ली
जहाँ वो अपनी मालकिन के 2 जुड़वा बच्चों को संभालती है। और ये कोई गलत काम भी नहीं कि मेरा सर शर्म से झुक जाए। हम दोनों मिलकर काम करते हैं और हमारे घर में खुशहाली भी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। अशोक के चाचा कहने लगे कि तुम तो शायद बेशर्म हो गए हो। अरे अपनी पत्नी को घर घर में भेजते हो, हमें क्या पता कि वो वहाँ जाकर क्या क्या करती है। तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें उल्लू बना के रखा है, इसलिए हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम अपनी पत्नी से कोई काम नहीं करवाओगे। वो घर के काम करेगी, कोई नौकरी नहीं करेगी। ये सुनकर अशोक कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन बिरादरी वाले जोर देने लगे कि तुम अपनी पत्नी से कोई काम नहीं करवाओगे, बल्कि तुम जो रूखी सूखी कमाते हो तुम्हारी पत्नी को उसी के अंदर गुजारा करना होगा। अलग से कमाने वाली औरतें मर्द की इज्जत नहीं करती हैं। अशोक कहने लगा ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी वैसी ही इज्जत करती है जैसे पहले करती थी, और वो मेरी सेवा में भी कभी उसने कोई कमी नहीं की है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि उस पर शक करें या उसे शक भरी नज़रों से देखें। किसी के बोलने का भी अशोक पर कोई असर नहीं हुआ था। तब उसके चाचा ने सख्ती से मना किया कि अगर तुम नहीं माने तो हम तुमसे मिलना जुलना तक छोड़ देंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे। घर आकर जब ये बात उसने निर्मला को बताई तो निर्मला कहने लगी, ये सारा झगड़ा विनोद का डाला हुआ है। देखो जी, मैं ऐसे अचानक से नौकरी नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं और विनोद से बस ये बात सहन नहीं हो रही, क्योंकि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वो क्यों बर्दाश्त करेगा कि मेरे बच्चे उसके बच्चों से अच्छा पढ़ जाएं। आप नहीं जानते, वो है ही झगड़ालू, और मैं उन लोगों की बात पर नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और फिर मालकिन अपने नए नए कपड़े निकाल कर मुझे देती है। उस दिन भी विनोद की पत्नी मेरे कपड़े देखकर बार बार पूछ रही थी कि कहाँ से लिए। जब मैंने उसे सच बताया तो खुश हो गई, कहने लगी कि काश मेरा पति भी मुझे ऐसी कोई अनुमति दे दे तो मैं भी पैसे कमाने लगूंगी। 100 ज़रूरतें होती हैं जो पूरी हो जाएंगी। लेकिन निर्मला ने कोई जवाब नहीं दिया था। एक बार जैसे ही वो बंगले से काम करके बाहर निकली, तेज़ बारिश शुरू हो गई। ऐसी तेज़ बारिश थी कि कुछ मिनट लगे सड़कें पानी से भर गई थीं। वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। सड़कों पर गाड़ियों का जाम था। समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ सड़क है और कहाँ गटर का मुंह खुला हुआ है। उसको इतना परेशान देखकर जिस बंगले में वो काम करती थी उसी मालकिन के पति ने उसके पास अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर दी। वो कहने लगी, नमस्ते मालिक। उसका मालिक कहने लगा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं घर जा रही हूँ, बारिश बहुत तेज़ होने लगी, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से जाऊँ। वो कहने लगे, पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बहुत तेज़ बारिश है, कहीं फंस जाओगी या फिर गिर जाओगी तो परेशानी होगी। निर्मला चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। उसके मालिक ने उसे घर तक उतारा। वहीं से विनोद गुजर रहा था। जब उसने मालिक की गाड़ी से निर्मला को उतरते देखा तो जैसे ही वो घर के अंदर गई, वो भी घर में घुस गया। कहने लगा, कहाँ से आ रही हो तुम, हमारी इज्जत की अर्थी उठाकर? वो कहने लगी, विनोद भाई, मुंह संभाल के बात करो, इतनी तेज़ बारिश थी, मेरा मालिक मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गया। वो कहने लगा, बेवकूफ़, किसी और को बनाना, मालिक क्यों नहीं छोड़ने आते? हमें पता है कि मालिक क्यों छोड़ने आते हैं और क्या करने के बाद घर तक छोड़कर जाते हैं। ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ निर्मला ने विनोद के मुंह पर मारा। कहने लगी, जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास सुनूंगी। निर्मला के दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके थे, वो भी भीगे हुए थे। विनोद ने जब ये देखा कि निर्मला ने उसको थप्पड़ मारा तो उसने उसको जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर गई। दोनों बच्चे कहने लगे कि चाचा ये क्या कर रहे हो? विनोद के सर पर तो जैसे खून सवार था। उसने दोनों बच्चों को भी धक्का दिया और डंडा उठाकर निर्मला को मारने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। बारिश के कारण अशोक भी जल्दी वापस आ गया, लेकिन जब उसने घर में घुसते ही विनोद को देखा कि वो निर्मला को मार रहा है तो उसे पीछे धक्का दिया। कहने लगा, ये क्या कर रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभी पर हाथ उठाते हुए? वो कहने लगा, मुंह काला करके आई ही अपने सेठ के साथ, आज वो इसी गाड़ी में छोड़कर गया है, तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। ये सुनकर तो अशोक का दिमाग घूम के रह गया। उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने भी निर्मला को एक नहीं सुनी और उसे मार कर बाहर निकाल दिया कि जिसके साथ मुंह काला किया है, जा तू भी उसी के पास चली जा, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निर्मला रोने लगी, उससे कहने लगी, अशोक मेरी एक बार बात सुन लो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तेज बरसती बारिश में वो बाहर खड़ी दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन अशोक को लगा कि सच में उसकी पत्नी बदचलन है। रोते रोते वो तेज बरसती बारिश में लंगड़ाते हुए अपने मालिक के घर जा पहुंची।
अशोक काफ़ी देर बारिश में रोता रहा कि उसने अपनी पत्नी पर कितना विश्वास किया और उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया। लेकिन जब गुस्सा ठंडा हुआ, बच्चे रोने लगे कि भूख लगी है, मम्मी को वापस लेकर आओ, तो मजबूरन उसके मालिक के घर गया। लेकिन सामने जो दृश्य देखा उसके होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि मालकिन रोती हुई निर्मला से कह रही थी कि तुमने अपने पति का बहुत साथ दिया। मुझे पता है, जब तुम यहाँ आई थी तुम्हारा पति बेरोजगार था और तुम मेरे घर का काम भी करती थी, मेरे बच्चे भी संभालती थी। आसान नहीं होता अपने बच्चों के अलावा दूसरे के बच्चों की गंद साफ करना, लेकिन तुमने किया। तुमने मेरे बच्चों को माँ की तरह पाला और तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या फल दिया? उसे तो चाहिए था कि तुम्हारी बात सुनता। इस तूफानी बारिश में अगर तुम किसी गटर में गिर जाती, मर जाती, तो वो यही समझता कि तुम शायद भाग गई हो। ऐसे आदमी की खातिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की? मैं तो तुमसे कहती थी कि इतनी मेहनत ना किया करो। जहाँ तुम्हारा पति 8 घंटे की ड्यूटी देता है, 12 घंटे की देगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। निर्मला, तुम्हें क्या मिला अपने पति का साथ देकर? बाहर खड़ा अशोक ये सुनकर शर्मिंदा सा होके रह गया था। मालकिन कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भलाई करने से तुम पर इतनी मुसीबत आ जाएगी। मेरे पति का बस यही दोष था कि तुम्हें घर का सदस्य ही समझते थे, इसलिए तुम्हें घर तक छोड़ दिया। लेकिन हमारा समाज एक पराये आदमी औरत को साथ देख ले तो गलत भी सोचता है। पता नहीं लोगों की नज़रों को क्या हो गया है। तुम चाहो तो दिन रात मेरे घर में रह सकती हो। तभी अशोक अंदर आया। अशोक को देखकर निर्मला की मालकिन का पारा हाई हुआ था। कहने लगी, तुम क्यों आए हो यहाँ? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी पत्नी पर ऐसा घटिया आरोप लगाते हुए, जो तुम्हारी खातिर दिन रात यहाँ पर मेहनत करती है और तुम्हारा घर भी संभालती रही? वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पता नहीं मैंने भाई की बात पर क्यों विश्वास कर लिया, लेकिन आगे से नहीं करूँगा। लेकिन उसकी मालकिन कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है निर्मला तुम्हें उसके साथ जाने की। लेकिन फिर भी वो अशोक से प्यार करती थी, उसके साथ वापस आ गई। अशोक हाथ जोड़कर माफिया मांग रहा था, लेकिन अब वो चुप चुप सी हो गई थी। कहीं काम नहीं करती थी, घर पर रहती थी, लेकिन अशोक से पहले की तरह से हंसकर बात भी नहीं करती थी। जब भी वो कहता कि तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही, तो कहने लगी, बस दिल जब एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकता। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर समझौता कर रही हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अशोक अपने किए पर बहुत पछताता था, लेकिन अब पछतावे क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।